दोस्तों, आज की बात हम शुरू करते हैं फिल्म दृश्यम के साथ। आपने अगर दृश्यम 1 देखी होगी तो इसमें शुरू में एक सीन आपने ज़रूर देखा होगा कि ये अंकल और आंटी मार्टिन के कैफ़े के अंदर बैठे रहते हैं और इनका एक बेटा होता है जिसको गाय तोंडे, जो कि एक पुलिस वाला है, वो बिना किसी सबूत के लॉकअप में बंद कर देता है, जो कि सीधा-सीधा एक मौलिक अधिकार का हनन है। अब ऐसे में जो विजय सालगांवकर होता है, जो कि अजय देवगन का कैरेक्टर है, वो उन अंकल और आंटी को एक सलाह देता है कि आप एक अच्छे वकील के पास जाओ और उनसे ये कहो कि हेबियस कॉर्पस का मामला है। दोस्तों, हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड से बना हुआ शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये एक रिट होती है जो कि न्यायालय जारी करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी आधार, बिना किसी सबूत के गैर कानूनी रूप से पुलिस ने बंद कर दिया हो, तो ऐसे में उसको छुड़ाने के लिए आप रिट की मांग कर सकते हैं न्यायालय से। न्यायालय पुलिस को आदेश देता है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। अब अगर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता है तो पुलिस उसे न्यायालय में पेश नहीं करती है बल्कि छोड़ देती है। तो ये जो रिट होती है जो न्यायालय देता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आम आदमी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि आम आदमी को कई तरीके के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें वो बोलने की स्वतंत्रता होती है, उसके पास कई तरीके की होती है। अब अधिकार तो आपके पास है, लेकिन उन अधिकारों का संरक्षण करना भी तो ज़रूरी है, तो उन संरक्षण के लिए ये रिट बनाई गई है। अगर हम संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 4 ऐसे अनुच्छेद हैं जो बात करते हैं। एक होता है अनुच्छेद 13, एक है 32, एक है 359 और एक है 226। अब एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 13 जो होता है वो न्यायिक समीक्षा के लिए होता है। जैसे कि मान लो कि कोई कानून बनाया है सरकार ने, लेकिन अगर वो कानून आम आदमी के लिए सही नहीं है, उससे अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसे में न्यायालय जो है वो आवाज़ उठाता है और कहता है सरकार को कि आपका ये कानून वापस लो, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये एक अनुच्छेद है जो कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरा अनुच्छेद है 359। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपातकाल के समय को छोड़कर, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के समय को छोड़कर, आप कभी भी किसी भी स्थिति में आम आदमी के मौलिक अधिकारों को नहीं दबाएंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि 75 और 77 के बीच में लगी थी इमरजेंसी, तो उसके दौरान लोगों के अधिकारों को थोड़ा सा दबा दिया गया था। अदरवाइज इसके अलावा किसी भी स्थिति में लोगों के अधिकारों को नहीं दबाया जा सकता। तो ये जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कब करता है? राष्ट्रीय आपातकाल के वक्त करता है। लेकिन चूंकि हम इस वीडियो में रिट की बात करना चाह रहे हैं, सारी रिटों के बारे में, तो हमें इन 2 अनुच्छेदों के बारे में बात करनी पड़ेगी। एक तो है अनुच्छेद 32 और एक है 226। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि अगर किसी आम आदमी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो ऐसे हनन के समय पे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहाँ पे रिट दायर करने की बात कर सकता है। तो इसका मतलब ये अनुच्छेद 32 जो है वो एक आम आदमी को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। वहीं जो अनुच्छेद 226 है वो ये कहता है कि एक आम आदमी उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर जाके भी रिट की मांग कर सकता है। यानी कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार और 226 के तहत हाई कोर्ट जाने का अधिकार। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कभी कभी कि जब आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसको ये बात बतानी पड़ती है कि वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गया, उसकी कोई वजह है कि नहीं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। अब अनुच्छेद 32 के तहत एक और बात बताई गई है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट को जारी कर सकता है। मतलब 5 प्रकार की रिट से आम आदमी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। इसमें पहली तो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि मैंने अभी आपको एक फिल्म का एग्जाम्पल देके बताई कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी आधार के गिरफ्तार किया गया हो, लॉकअप में बंद किया गया हो, तो ऐसे में वो आदमी सीधा न्यायालय जाकर के इस रिट को जारी करने की मांग कर सकता है। अब देखिए, कुछ एक ऐसी परिस्थितियां भी होती है जिसके तहत जो ये रिट होती है ये जारी नहीं की जा सकती। जैसे कि पहली तो ये है कि अगर कोर्ट की तौहीन की गई हो, अगर किसी ने कोर्ट में खड़े होकर कोर्ट की तौहीन कर दी हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया हो, तो ऐसे में उसको जेल हो जाती है और उसके ऊपर कोई रिट जारी नहीं होती है। दूसरा ये होती है कि जो हिरासत है वो अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई हो। मतलब अगर इसको हिरासत में लिया गया है लेकिन उस अदालत के अधिकार क्षेत्र से वो बाहर हो। जैसे कि राजस्थान का हाई कोर्ट है, तो उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है? सिर्फ राजस्थान के अंदर तक है। तो उसकी हिरासत कहाँ हुई है? मान लो कि कहीं और हुई है, हरियाणा में हुई है या कहाँ पंजाब में हुई है, तो ऐसे में वो अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। तीसरा ये है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो ऐसे में उसकी जो गिरफ्तारी है वो लॉफुल हो जाती है, कानूनी हो जाती है, तब उसके लिए रिट जारी नहीं की जा सकती है। और एक कारण और बनता है कि कोई सक्षम न्यायालय उसको हिरासत में लेने का हुक्म देता है, तो ऐसे में रिट जारी नहीं की जा सकती है।
तो ये 4 ऐसी कंडीशंस बनती है, परिस्थितियां बनती है जिसके तहत जो रिट है वो जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद दूसरी रिट होती है परमादेश रिट। इसके नाम से पता चल रहा है कि एक परम आदेश दिया जाता है। परम आदेश कौन दे सकता है? उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को दे सकता है या फिर उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों को दे सकता है। तब ये होता है कि कुछ एक मामले बहुत ज़्यादा लंबे चल रहे होते हैं तो उनको लंबा ना चलाया जाए, इसके लिए जो बड़ा कोर्ट है छोटे कोर्ट को डायरेक्शन देता है कि 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर इस केस को खत्म किया जाए। तो ये डायरेक्शन होती है जो परमादेश होता है, बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को देता है। एक तीसरी रिट होती है जिसको उत्प्रेषण रिट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बड़ा न्यायालय होता है वो छोटे न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को ये कहता है कि आपने जो फैसला लिया है वो गलत है, लॉ के हिसाब से नहीं है, तो आप इस फैसले को बदलिए। इलीगल जजमेंट आपने किया है तो इसको आप बदलिए। तो ये उत्प्रेषण कहलाता है। जब भी कोई फैसला गलत होता है, ऊपर वाले न्यायालय को गलत लगता है, तो वो नीचे वाले न्यायालय से कहता है कि इस फैसले को खत्म कर दीजिए। तो ये उत्प्रेषण की होती है। चौथी रिट बिल्कुल इससे मिलती जुलती होती है, ध्यान से सुनना, जिसको आप कहते हो प्रतिषेध रिट। इसमें क्या होता है कि जो बड़ा न्यायालय होता है, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को कहता है कि ये जो मामला है इसका फैसला आप मत करो, ये मामला मेरे को ट्रांसफर कर दो, क्योंकि इतना अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। इसको जरा ध्यान से समझो, इन दोनों रिट्स में कंफ्यूजन होता है कि जो उत्प्रेषण होता है उसमें क्या होता है कि जो छोटा कोर्ट होता है वो फैसला ले चुका होता है और वो गलत फैसला ले चुका होता है, तो उसको बदलने के लिए या फिर पुराने फैसले को रद्द करने के लिए बड़ा न्यायालय उसको आदेश देता है। वहीं ये जो प्रतिषेध रिट होती है उसके अंदर क्या होता है कि फैसला हुआ नहीं होता है, मतलब चलते केस को ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि मेरे पास भेज दो, इसका फैसला आप मत करो, इसका फैसला आपसे होगा नहीं, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो प्रतिषेध रिट जो है वो पहले ही रोक देती है और उत्प्रेषण रिट जो होती है वो फैसला होने के बाद दी जाती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और इसके बाद एक 5वीं रिट बचती है जिसको आप कहते हो अधिकार प्रश्चा। ये तो बहुत ही आसान है याद रखने में। इसमें क्या होता है कि पूछा जाता है कि किसी सरकारी अधिकारी से कि किस अधिकार से आपने ये काम किया है। मतलब न्यायालय जो होता है वो किसी सरकारी अधिकारी से पूछता है कि आपने कोई काम किया है, क्या ये काम आपकी शक्तियों के अधीन था, नहीं था तो आपने क्यों किया, इस बारे में आप पूरा लेख लिख के दीजिए। इसलिए इसको अधिकार प्रश्चा कहा जाता है कि पूरा लेख लिख के देना पड़ता है। ठीक है, तो ये 5 तरीके की रिट होती हैं जो एक आदमी के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए न्यायालय देता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी रिट समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको एक क्वेरी आती है, कन्फ्यूजन आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।